मेरे मन में आज भी इस बात की कसक है कि मैंने माँ को बहुत दुख दिया। माँ के साथ जो मेरा कर्तव्य था, एक अच्छा बेटा अपने को नहीं कह सकता। क्या एनर्जी थी इंदिरा गांधी जी की? तो इंदिरा जी युवाओं में एक क्रेज थी। जब वो पार्लियामेंट के अंदर घुसती थी तो अपोजिशन भी एक मिनट के, एक सेकंड के लिए ऐसा लगता था जैसे पार्लियामेंट का पूरा सोच ठहर गया है। इंदिरा जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन अभी भी आपकी लॉयल्टी, मतलब मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी को गोली मार दी है। मेरी नानी मरी जब मैं तब रोया, मेरी माँ मरी जब तब भी कुछ आंसू निकले, लेकिन जब इंदिरा जी मरी बहुत सारे आंसू निकले। स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिसीजन मेकिंग राहुल गांधी में है, लेकिन वक्त उनके साथ नहीं है। हम 10 साल सत्ता में रहे, उन संस्थाओं पे प्लांट तरीके से लोग आकर के वहाँ बैठे। जवाहरलाल नेहरू जी वो अपने आगे पंडित क्यों लगाते थे? इसलिए लगाते थे क्योंकि उससे हिंदुत्व का बोध होता था। क्या आपको लगता है अपोजिशन वीक है मोदी जी के अगेंस्ट? ये मीडिया तंत्र है, चीजों को ट्विस्ट करके मोदी में ही दिखाया जाता है। अब भगवान राम मदद नहीं करेंगे, अब तो जनता राम मदद करेगी। हम एक विफल राज्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या वो स्टिंग रहा है? क्या सच्चाई है उसमें? कभी कभी आदमी को मूर्खता की भी कीमत देनी पड़ती है। वेलकम टू क्यूरियस कॉर्नर बाय अंकिता। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे लीडर के बारे में जिन्होंने गांव के रास्ते से लेकर दिल्ली के संसद भवन तक का सफर तय किया। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के एक्स सीएम हरीश रावत जी, जो 30 साल की उम्र में सांसद बने और 40 साल से पॉलिटिक्स में एक्टिवली काम कर रहे हैं। इन्होंने इंदिरा गांधी का भारत भी देखा और उत्तराखंड राज्य का सपना भी जिया। कभी स्पिरिचुअल बाबा तो कभी स्टबर्न वॉरियर। इस एपिसोड में हम पूछेंगे वो सवाल जो टीवी स्टूडियोज में भी नहीं पूछे जाते हैं और जानेंगे कि असली हरीश रावत जी कौन है। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन, इट्स अ जर्नी, अ रिफ्लेक्शन एंड मे बी अ फाइनल रोल। वेलकम टू क्यूरियस कॉर्नर सर। एंड 30 साल की उम्र में आपने अपना सफर जो है स्टार्ट करा। इतना साल आपके पॉलिटिक्स करियर को हो गए एंड मैं जानना चाहूंगी कि कैसे आपने इस टाइम पे आपने सोचा था कि पहाड़ से एक नौजवान गाँव के एक रास्ते से स्टार्ट करके कैबिनेट तक पहुंच जाएगा, दिल्ली तक पहुंच जाएगा। आपने कभी सोचा था इसके बारे में? क्या पॉलिटिकल एनर्जी थी उस दौर में? मैंने वही सोचा था जो एक औसत पहाड़ी परिवार सोचता है। तो ऐसे परिवार के सामने एक ही लक्ष्य होता है कि थोड़ा पढ़ ले कोई तो नौकरी लग जाए। तो मैं भी उसी लक्ष्य को लेकर के पढ़ने के लिए निकला। तो उस समय मैं सोचता था कि हाई स्कूल करेंगे तो कहीं क्लर्क हो जाएंगे, सरकारी नौकरी का एक सपना। वो सरकारी नौकरी है। लेकिन मामा ने कहा इंटर कर लो, तो मैं रामनगर इंटर करने गया। तो वहां कुछ सोशल एक्टिविस्टों के साथ, विशेष तौर पर वो लोग वामपंथी विचारधारा के थे और पढ़ता भी था, तो इंटर करने गया था। तो उन्हीं दिनों एक घटना हुई। चौधरी चरण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, संवित की सरकार थी जी उत्तर प्रदेश में जी। उन्होंने छात्र संघों को प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि हमारा प्राइवेट इंटर कॉलेज था, एमपी इंटर कॉलेज, तो वहां तो यूनियन का भी सवाल नहीं था। लेकिन पता नहीं क्या सूझी मन में, तो मैंने घंटी बजा दी और सब लोग बाहर निकल आए और उनका जुलूस निकाल करके हमने उस समय तक कोई पॉलिटिकल लीनिंग का वो नहीं था, बल्कि उसके लिए थोड़ा बहुत फाइन वाइन भी हुआ मुझको। तो जब इंटरमीडिएट किया तो मैं बिल्कुल घर की वो देख करके मुझे लगता था नहीं, अब तो मुझे कहीं भी मिल जाए, बल्कि एक कुमाऊं यातायात वो है कीमोयू, हाँ, तो मैंने वहां कोशिश की कि मुझे यही कलर रख लें, बुकिंग कलर कुछ रख लें। बड़ी संस्थान हुआ करता था कीमोयू, मैं माँ को सपोर्ट कर सकूं। तो आर्ट्स में इंटर आर्ट्स से किया था, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी गया। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ मैंने इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस से किया। वहाँ
छात्र संघ के चुनाव में उनमें जैसे क्यूरियोसिटी के कारण तो ऐसे सम्मिलित पहले साल ही सम्मिलित हुआ। एंड क्या कांग्रेस सेवा दल में आप इन्हीं दिनों? तो बहुत सेवा दल वाली बात तो बहुत बात की बात है। अच्छा। तो वहां के छात्र संघ में तो जो हमारा एक व्यक्ति जो है अध्यक्ष हो गया। उस समय इंदिरा जी ने ये बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, फिर भी वर्ष एबॉलिश किए थे जी। तो इंदिरा जी युवाओं में एक क्रेज थी, बहुत बड़ा वो था। तो हमने तय किया, दूसरे साल भी हमारा ये आदमी जीता, तो दूसरे साल हम यूनियन के लोग लेकर के गए, इंदिरा जी को इनवाइट करके लाए लखनऊ यूनिवर्सिटी में। अरे वाह। और उन्होंने हाँ कहा, और वो आ भी और संबित की गवर्नमेंट थी, राजनारायण जी ने अनाउंस कर दिया कि इंदिरा गांधी को हम लखनऊ की धरती को पवित्र नहीं करने देंगे, नहीं उतरने देंगे। और संबित की सरकार थी, लखनऊ विश्वविद्यालय में नहीं घुस सकती है। पूरी उस समय समाजवादी योजना सभा होती थी और जितने संगठन थे, कांग्रेस वो भी और से विद्यार्थी परिषद सब खिलाफ में खड़े हुए। हम लोग और कुछ थोड़े बहुत छुटपुट इंदिरा जी के कांग्रेस सपोर्टर, कांग्रेस ये कहलाती या कुछ कहलाती थी, तो उसके लोग थे। तो लेकिन इंदिरा जी आई और हम लोगों ने मैनेज किया। इतने विरोध के बाद बहुत बहुत बड़ा विरोध हुआ। राजनारायण खुद वहां आ गए विरोध करने के लिए। राजनारायण, जनेश्वर मिश्रा, हाउ वी हैंडल देम, स्टिल आई रिमेम्बर उसको जो है। और उनके समाजवादी योजना सभा के लोग हॉस्टलों में भर गए। हमने उनको सुबह हॉस्टलों में ही कैद करवा दिया, बाथरूम जो बाथरूम था बाथरूम में लॉक कर दिया, जो कमरे में था कमरे में लॉक कर दिया, ताकि वो बड़ी संख्या में नहीं आ सके। तो फॉर राजनारायण जी के डिसअपॉइंटमेंट में वो बड़ी संख्या नहीं जुटी। और इंदिरा जी सी स्पोक फॉर 45 मिनट, मोर देन 45 मिनट्स, एंड सक्सेसफुल आपका प्रोग्राम हो गया, सबको जीत करके चली गई। नाइस। तो वहां से मैंने कांग्रेस की सदस्य ले ली। तो ऑफिशियली आप कांग्रेस का पार्ट बन गए कॉलेज, लखनऊ यूनिवर्सिटी के टाइम से? छात्र संघ में वैसे करते थे, मतलब एक वो था, मगर जो हमारा कैंडिडेट था वो कांग्रेस लीनिंग का था। ओके। तो जो जीता था, जो प्रेसिडेंट था, तो नेचुरली हम उसके सपोर्टर थे। ओके। डाई हार्ड सपोर्टर। अच्छा। तो उस नाते, लेकिन फिर वो इंदिरा जी का सुन कर उनका कैसे हम मेंबर बने पता नहीं, कैसे मेंबर बने गॉड नोज। फिर मैं गांव आया। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में बाढ़ आ गई थी, लखनऊ में बाढ़ आ गई थी। तो बाढ़ में सब हॉस्टल सब बंद हो गए। कुछ दिनों तक तो वहां बाढ़ में काम करते रहे, लेकिन फिर छुट्टियां हो गई, घर आ गए। फिर आगे गांव आया। तो गांव आया तो आई फाइंड कि घर पे तो बड़ा बुरा हुआ है। तो मैंने फिर नौकरी के लिए ट्राई किया। अच्छा, उन्हीं दिनों ये ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे थे। तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे थे, तो हम ग्राम प्रधान जो हमारे थे, जिनको हम ग्राम प्रधान बना, सारे गांव वालों ने कहा आज कैसी स्थिति नहीं थी गांव के अंदर कि एक उसके लिए सब मारा मारी हो रही है। तो नाथू सिंह जी को हमने तैयार किया, नथुका कहते थे हमको। तो नथुका का पर्चा लेने के लिए मैं और एक मोहन का थे हमारे, वो दिल्ली में सर्विस करते थे। और पोस्टल कांग्रेस के वो बड़े पदाधिकारी थे उस समय। तो हम लोग बीकानेर गए, तो नहा करके जो है वो पर्चा लेने के लिए गए। तो जब पर्चा ले रहे थे तो उन्हें कोई 2-3 जेंटलमैन टोपी वाले और वाले बैठे थे। बाद में पता चला कि MLC थे उसमें से, ये किसी कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो उन्होंने ऐसे ही, मैंने कहा वो BDO साहब कौन है, हम पर्चा लेने आए हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा क्या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ोगे? और वो हंसने लगे सब। हाँ। हमारी समझ में नहीं आई कि भाई हंस क्यों रहे। हाँ। क्या बात होगी? आए तो हम ग्राम प्रधान का पर्चा काटने के लिए। तो चचा ने, हमारे मोहन सिंह जी ने कहा हाँ बना दीजिए ना, पर्चा काट लो, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, उनका बन नहीं सकता था। नाथू सिंह जी ग्राम प्रधान का चाह रहे थे, आए थे, वो नहीं सकते। तो एक पोस्ट खाली थी ना, उन्होंने कहा उन्हें बना दो। तो उन्होंने भी कहा दो इनको पर्चा, क्योंकि उस समय 30 साल की उम्र होती थी। अच्छा। वो इत्तेफाक से
जो वोटर लिस्ट थी, हाँ। उस लिस्ट में मेरे नाम के आगे वो सारा कीड़ा लग गया था, शायद कुछ जो है वो हाँ। छेद था, हाँ। वो उम्र आइडेंटिफाई नहीं हो पाई, तो मेरा पर्चा कट गया ब्लॉक प्रमुख का। वाह। अब पर्चा लेकर के जो वापस लौटे गए थे हम ग्राम प्रधान का तो वही, अब तो नेटवर्क हो गए। तो मैं जब वो पर्चा लिया तो हमने अपने साथियों से बातचीत की, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलते हैं, डरते हैं। तो हमने अपने इलाके को पहले एक किया और उसके बाद जो है हम रेस्ट ऑफ द एरिया जो विकासन ब्लॉक का था वहां गए। लोगों से हमने कहा भाई एक वोट है तो आप 2-3 वोट दे सकते हैं, एक वोट दे दीजिए, हाँ। कोई भी नंबर पर दे दीजिए। तो और सबके पास इंडिविजुअली गए, मिलकर आए, तो इत्तेफाक से मैं ब्लॉक प्रमुख हो गया। नोबडी टुक मी सीरियसली। और लोग तो उस समय में ऐसा ब्लॉक प्रमुख हो गया, लोग मुझको देखने आते थे, कहते थे यार वो वहां का जो ब्लॉक प्रमुख है वो देखना है। हाँ, सो यंग हो गया ब्लॉक प्रमुख। तो शिक्षा में मैंने अपने लिए काम छाटा। मैंने कहा आई हैव अ लिमिटेड टाइम। मैं समझ गया था कि 1.5-2 साल के अंदर मैं ब्लॉक प्रमुख नहीं रहूंगा। तो मुझको मैं ये सोचता था कि नहीं, जब मैं हो गया हूं तो अब मेरे असर दिखाई देना चाहिए धरती पर जो है। फिर पीछे मुड़ने का टाइम ही नहीं मिला। ये लोगों में आप लोकप्रिय हो गए। ये देखने का टाइम ना, लोकप्रिय क्या हुआ, ये देखने का टाइम ही नहीं मिला कि माँ की क्या हालत हो रही है या घर की क्या हालत हो रही है। किसी तरीके से निकला काम, माँ ने निकाला, मडुआ बेच बाज करके ऐसे ही भाइयों को पढ़ाया। जब आप ब्लॉक प्रमुख नहीं थे उसके बाद फिर आप क्या कर रहे थे? फिर मैं युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था। ओके। हाँ, तो संजय जी का जो 5 सूत्री कार्यक्रम था जी, हाँ, वो हमको बहुत अटैक करता था। फिर इंदिरा जी का जो इमरजेंसी के दिनों में जो है 20 सूत्री कार्यक्रम हुआ, उसने बहुत अटैक किया। जगह जगह मीटिंग करते थे, लोगों बताते थे इट इज गुड ऑफ इट। तो आपने बोला कि इंदिरा जी आई कॉलेज में और सब इन्फ्लुएंस हो गए, सबका दिल जीत के चली गई। क्या एनर्जी थी इंदिरा गांधी जी की? उनमें एक अजीब एक बड़ा आकर्षण था। बल्कि मैं तो जब मेंबर पार्लियामेंट भी होकर के गया था तो मैं ख्याल करता था, जब वो पार्लियामेंट के अंदर घुसती थी, अपनी सीट की तरफ को बढ़ती थी, तो अपोजिशन भी 1 सेकंड के लिए ऐसा लगता था जैसे पार्लियामेंट का पूरा सोच ठहर गया है। वाह। उनके व्यक्तित्व का इतना चमत्कारिक प्रभाव था कि डिफरेंट एनर्जी हो जाती होगी रूम में जहाँ आते होंगे। एनवायरनमेंट को भी जो है इन्फ्लुएंस कर देती थी। आपको क्या सबसे अच्छी बात लगती थी? आप क्यों इस कांग्रेस की तरफ जुड़े? इंदिरा जी आई थिंक सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस रहे आपकी लाइफ में। देखिए, एक तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस पे सर्वग्राहिता है। आप बहुत पढ़ करके भी कांग्रेसमैन हो सकते हैं, कम पढ़ के भी हो सकते हैं। आप किसी जाति धर्म के हैं, आप कांग्रेसमैन हो सकते हैं। किसी उम्र के हैं, किसी जेंडर के हैं। मतलब जो कांग्रेस के अंदर सर्वग्राहिता है, वो सबको स्वीकार भी कर लेती है और सब उसको ग्राह्य भी कर लेते हैं। तो जो ये है, एक कांग्रेस के अंदर जो एक राजनीतिक जिद होती है ना पार्टीज में, जैसे कम्युनिस्टों में जिद रहती है कि आपको साहब मार्क्स और लेनिन आदि के डॉक्ट्रिन का आप अध्ययन करेंगे। बीजेपी में एक जिद होती है कि आप संघ की शाखा में जाएंगे। तो कांग्रेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आप इवन आप कहेंगे कि मैं महात्मा गांधी को पसंद नहीं करता हूं, तब भी आप कांग्रेसमैन हो सकते हैं। क्योंकि ये फिर गांधी के व्यक्तित्व की या इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व की ग्राह्यता है कि आप उनके भक्त हो जाए। तो आप उनके क्रिटिक के तौर पर भी, आप कांग्रेस के या उनके नेताओं के क्रिटिक के तौर पर भी आप कांग्रेस में जाइए तो यू कैन बी ए गुड कांग्रेस पर्सन। एंड व्हाट वाज योर रीजन टू जॉइन कांग्रेस? हाँ, मैंने कहा मैं आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ इत्तेफाक्स। अच्छा। मैंने इसीलिए आपसे शुरू में कहा कि मैं एक औसत पहाड़ी परिवार जो नौकरी से बियॉन्ड सोच ही नहीं सकता था। मेरे मन में आज भी इस बात की कसक है कि मैंने माँ को बहुत दुख दिया। भले ही मेरी माँ मुझसे बहुत वो थी, अटैच थी, बहुत प्यार करती थी, बड़ी खुश थी। उसको लगता था कि अपने, पहले वो समझती थी अपने बाप का नाम ऊंचा कर रहा है, फिर समझती मेरे गांव का नाम। नैनीहाल वाले भी खुश रहते थे, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन जो मेरा कर्तव्य था एक बेटे के तौर पर, वो मुझको हमेशा मेरे दिल में रहा और आज भी मेरे दिल में है। वो माँ पता नहीं कहाँ है, लेकिन आज भी मेरे दिल में है कि माँ के साथ जो मेरा कर्तव्य था, मैं बेटे के रूप में
हाँ, मैं सब कुछ रहा हूँगा, लेकिन मैं ईमानदार बेटा या एक अच्छा बेटा अपने को नहीं कह सकता, क्योंकि वो बल्कि वो फर्ज मेरे भाइयों ने जरूर निभाया, मैं वो फर्ज नहीं निभा पाया। इवन मेरी माँ जब क्रिटिकल इल थी, मेरी वाइफ उसको अपनी गोद में लेकर के आई, उनकी गोद में डेथ हुई उनकी। मैं उस समय भी उनके साथ जस्टिस नहीं कर सका, उस समय भी मैं किसी पॉलिटिकल कंपल्सन, किसी पॉलिटिकल काम में कहीं और उलझा रह गया। और ये बात आपको बहुत दिक्कत करती है? ये चुभती है, आज भी चुभती है। एकांत में कभी जब मैं याद करता हूँ तो बहुत चुभती है, और इसीलिए जब मुझको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं हमेशा महिलाओं के लिए, मैं जब उनके लिए कुछ करता हूँ या गांव घर की महिलाओं के लिए कुछ करता हूँ तो मुझे लगता है मैंने कुछ अपनी माँ के लिए, हाँ, बल्कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो महिलाओं के लिए जब मैं कोई कार्यक्रम शुरू करता था तो मैं आकर के अपने माँ के चेहरे की तरफ देखता था, उसमें बहुत सारी झुर्रियाँ थी। तो बल्कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी माँ के चेहरे की झुर्रियाँ कुछ कम हो रही हैं। इमेजिनेशन है। Right. तो एज चीफ मिनिस्टर भी जो है, मैं माँ ने जो कुछ किया उसको नहीं भूल पाया, और बेटे के रूप में जो नहीं कर पाया वो मुझे सालता रहता है। और आज के दिन भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी वो मेरे जहन में कहीं न कहीं है कि माँ के साथ जो मुझे करना चाहिए था बेटे के रूप में। मैं बिल्कुल महसूस कर पा रही हूँ, आप इतनी डीप बात कह रहे हैं, आपको जो दुख भी अभी बोलते हुए हो रहा है ये मैं बिल्कुल महसूस कर पा रही हूँ। लेकिन आपकी माँ तो बहुत खुश थी, आपने बोला माँ खुश थी, माँ तो माँ है। माँ है ना, माँ कभी अप्रसन्न नहीं होती है। कितना ही कुछ हो जाए, जिस दिन माँ प्रसन्न होती है उस दिन फिर धरती फट जाती है। तो माँ कभी अप्रसन्न नहीं होती है। वो दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो माँ को इस बिंदु तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए वो माँ हो या धरती माँ हो, इन दोनों माँ के प्रति जो है व्यक्ति को हमेशा कर्तव्यशील रहना चाहिए। पॉलिटिकल करियर पे फिर से आऊंगी। आपने इलेक्शंस जीते और इतनी कम उम्र में आप सांसद रहे। 30 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है। आज के टाइम में हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इतने यंग लीडर्स आगे आए। दूसरा, आपने उस दौरान मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को हराया जो अपने आप में एक बड़ा नाम था। तो कैसे उस टाइम पे आपने ये नींव कैसे रखी गई, क्या एनर्जी थी उस टाइम? देखिए, सत्यता ये है, मैंने नहीं हराया, वो कांग्रेस ने और इंदिरा जी ने हराया। इंदिरा जी के नाम ने हराया। अच्छा। और मुरली मनोहर जी मुझसे लड़ भी नहीं रहे थे, मैं उनसे लड़ने काबिल भी नहीं था। आज के दिन भी नहीं हूँ, योग्यता में हमसे बहुत आगे थे, बड़े ऊंचे पायदान पर खड़े व्यक्ति थे जो है। लेकिन क्योंकि इंदिरा जी का नाम लड़ रहा था, अब 2 बार हारे हमसे, लेकिन दूसरी बार भी इंदिरा जी लड़ी थी 84 में भी। वाज नॉट, मतलब उसमें कैंडिडेट तो इरेलेवेंट हो गए थे, केवल इंदिरा जी का नाम, इंदिरा जी की हत्या से जो सहानुभूति थी, हाँ, उसने वो जिताया। तो इसलिए जब लोग कहते हैं मुझसे कि आपने डॉक्टर मुरली मनोहर को हराया, कुछ विशेष है, तो मैं उसको ग्रहण करना मेरे लिए बड़ा कठिन होता है। हाँ, वो योग्यता में सब तरीके से मुझसे आगे थे। हाँ, कांग्रेस ने एक जिम्मेदारी दी, जब उम्मीदवार बनाया तो एक जोश, एक रिकॉग्निशन का कि भाई पार्टी ने रिकॉग्नाइज किया, तो मैं चलता गया। हाँ, और इतना मैंने मन में ये तय कर लिया कि मैं मैक्सिमम लोगों से जितना संभव हो सकता है मैं उतने लोगों से छूऊंगा, उनसे हाथ मिलाऊंगा, उनसे नमस्ते करूंगा, उनसे वोट मांगूंगा और उन तक जो है अपना परिचय दूंगा। बल्कि मुझको कई सालों तक मैं सपने में भी रोटे दोहरा देता था, मैं हरीश रावत हूँ, नमस्कार मैं हरीश रावत हूँ करके। अच्छा, तो इतना आप बोलने की आदत हो गई थी। पार्ट ऑफ वो पड़ गया जो है। तो वो मैंने जरूर, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन केवल इतना ही था, बाकी जो कुछ था वो कांग्रेस का था, इंदिरा जी का था। ये तो आप बहुत मॉडेस्ट होके बोल रहे हैं, क्योंकि आज 40 साल हो गए हैं, इंदिरा जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन अभी भी आपकी लॉयल्टी, मतलब इट्स इन योर कैरेक्टर, जो आप अभी भी श्रेय उनको दे रहे हैं। मैं कभी नहीं भूल सकता, और कभी नहीं भूल सकता। बहुत सारे ऐसे क्षण हैं। मेरी नानी मरी जब, मैं तब रोया, मेरी माँ मरी जब, तब भी कुछ आंसू निकले, लेकिन जब इंदिरा जी मरी बहुत सारे आंसू निकले। आप कहाँ थे उस वक्त जब आपको ये खबर पता चली? मैं गंगोली हाट में एक जगह चहज है,
पिथौरागढ़ में मैं 28-30 किलोमीटर पैदल चल करके जहाज पहुंचा था। तो वहां बड़ा वो था, किसी ने मुझसे कहा जरा रेडियो सुनो। तो जो व्यक्ति थे, क्योंकि मैंने देखा कि और जगह तो बड़ी चहल पहल, मेरे जब पहली बार कोई पैदल सांसद इतना चल करके आ रहा है, कुछ नहीं था। तो मैं जरा आश्चर्य भी था। तो उन्होंने मुझसे कहा, हमारे जो लोकल लीडर थे, कि जरा रेडियो सुनो तो क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं ये। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा इंदिरा गांधी को गोली मार दी है। मैं बिल्कुल जैसे इस शब्द ने, लेकिन तब भी मुझे उम्मीद थी कि इंदिरा जी जिंदा हो गई। वो मर सकती हैं विश्वास नहीं था। आपको लगा सरवाइव कर जाएंगे? हाँ। तो मैं वहां से चल करके नीचे आया, तो नीचे आने तक कंफर्म हो गया था कि मर गए करके। तो फिर मैंने गाड़ी पकड़ी, सीधे चल करके दिल्ली पहुंचा। और बहुत आंसू निकले। क्या वो ऐसी बात थी जो उनके जाने के बाद आपने बहुत मिस करी, या आपको लगा कि अब ये तो इंदिरा जी ही कर सकती थी सिर्फ? देखिए, इंदिरा जी में एक अद्भुत क्षमता थी। आप उनको जिस रूप में देखना चाहे, यदि आप उनको माँ के रूप में देख रहे हैं, तो एक बार गढ़वाल चुनाव हुआ था जब, तो उन्होंने शर्ट को कुर्ता पहनता था, तो यहाँ से मोड़ करके कुर्ता रखते थे, तो ये हाथ ऐसे जले हुए थे। तो गौचर में वो आई थी पब्लिक मीटिंग के लिए, मैं उन्हीं के साथ आया ऊपर वहां से। उस समय प्राइम मिनिस्टर के साथ एक्सेस बहुत ज्यादा आज की तरीके से नहीं है कि सांसद में दूर, और बड़ी एक्सेस थी, एक्सेसिबल थे पहले लीडर्स। तो इंदिरा जी ने ऐसे देखा, क्यों तुम्हारा हाथ क्या हो रहा है क्या? मैंने कहा जी वो सनबर्न से ये हो गया। तो ऐसे लिया हाथ में ऐसे, अरे तुम क्रीम नहीं लगाते हो शाम को, इसमें क्रीम लगाओ। आई स्टिल फील दैट टच। तो एक माँ का है। और नेता ऐसी थी कि एक बार ये बागेश्वर के कुछ लोग जो है बागेश्वर, टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन के लिए ज्ञापन देने के लिए आए। तो मैंने इंदिरा जी से मिलने का टाइम लिया ऑफिस में। ऑफिस में गए तो उन्होंने कहा चलिए, हम अंदर गए तो इंदिरा जी एकदम से कुर्सी से उठ गई और सबको नमस्ते किया, सबको बिठाया, और 1 सेकंड में चाय भी आ गई उन सबके लिए। वो बेचारे तो जो है इंदिरा गांधी को देख करके ही, और चाय पियो नमस्ते ये सबसे इतने वो हो गए, वो भूल ही गई ज्ञापन देना। अच्छा, वो मैंने याद दिलाया, मैंने कहा तुम काय के लिए आए हो, ज्ञापन तो दो। तो ऐसा हो रहा था उनका। वो क्या है बताइए। रेल दिया। इंदिरा जी ने कहा हाँ, मैं अभी कहती हूँ, इसकी पहले सर्वे करवा देती हूँ। ठीक है, हरीश ठीक काम कर रहे हैं ना? वो बेचारे तो इतने गदगद हो गए कि भूल गए। बाहर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने धवन से आकर के कहा, मैंने कहा धवन साहब, आज तो इंदिरा जी ने उठ करके मिली। बोले वो नॉट फॉर यू। हाँ, इनके लिए मिली। इम्प्रेशन ये दिया कि आई केयर माई MP, तो आपके लिए, सबके डेलीगेशन के लिए नहीं उठती है। तो ऐसा उनका ऑरा था। हाँ, उनका मतलब मंत्रमुग्ध हो जाते थे लोग। इतनी चीजों की इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थी उनके वहां, कि किस चीज को कैसे डिस्पोज करना है, कैसे क्या करना है। अब ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं उनसे, और वो हर उसके हिसाब से उनके अपने निर्णय होते थे। तो हमने उनको, हम ये देखते थे कि देश की समस्याओं के साथ और भारत के लिए हम ये मान करके चलते थे कि यदि इंदिरा गांधी 5-10 साल और रहेंगी तो हम एक बेहतर भारत बना सकेंगे। तो हमें गर्व होता था कि हम उनके समय में मेंबर पार्लियामेंट थे। आपने ऐसा बोला उनके समय में, और जाहिर सी बात है बहुत स्ट्रांग लीडर रही भी हैं। कांग्रेस का भी वो सबसे ज्यादा मजबूत दौर रहा है। उनके बाद, उनके जाने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस कांग्रेस में आए हैं? अगर वो और रहती तो क्या अलग होता, क्या बेहतर होता? देखिए, इंदिरा जी के व्यक्तित्व में, वैसे राजीव गांधी जी का व्यक्तित्व भी बहुत ही लविंग व्यक्तित्व था, बड़ा वो था एक वो भी लोगों को बहुत प्रभावित करते थे। मगर इंदिरा जी ऐसा प्रभाव छोड़ती थी कि इंदिरा जी के विषय में सीधी सी बात है कि आइदर यू लव हर, और या फिर आप उनके क्रिटिक होंगे।
तो यदि आपके लिए तीसरा ऑप्शन था ही नहीं, तो हम पहले ऑप्शन में थे। हम उनसे प्यार करते थे और लोग भी उनसे प्यार करते थे। तो ऐसा नेता जो है कठिन परिस्थितियों में उसमें नेविगेट करने की, चीजों को पार लगाने की, नैया पार लगाने की बड़ी क्षमता होती है। आप अंदाज लगाइए कि 1971 के वॉर में आज देखिए ट्रम्प इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं यही आपसे पूछने वाली थी। इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, लेकिन 71 के वॉर में निक्सन हर हालत में पाकिस्तान को मदद करना चाहते थे। सातवां बेड़ा भी भेज दिया था जी। और उनको मालूम था सातवां बेड़ा आ रहा है करके, लेकिन निक्सन और हेनरी किसिंजर बात करना चाहते थे और इंदिरा जी का टेलीफोन काम ही नहीं कर रहा था। और उसने काम करना तब शुरू किया जब जनरल नियाजी से सरेंडर करवा दिया जी। पाकिस्तान ने सरेंडर करवा दिया। तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक एंड बहुत ही विलफुली स्ट्रांग लीडर वो रही हैं। हाँ, तो मतलब वो जिस चीज को डिसाइड कर लेती थी तो फिर उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो हम ये मान करके चलते थे कि इतनी फर्म पर्सनैलिटी है कि ये गरीबी के खिलाफ इनका जो लड़ाई है, उस लड़ाई में ये विजेता होंगी ही होंगी। और उन्होंने एक वो बना दिया था, एक भाव बना दिया था और उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था। ये अलग बात है, कोई गरीबी इरेडिकेट करना इतना सरल काम नहीं है। आज भी वो प्रोसेस चल रही है, मगर डायरेक्शन दे दिया ना उन्होंने। भारत का डायरेक्शन बना दिया, गरीबी उन्मूलन। आज लोग कहते हैं कितनी गरीबी हटा दी इंदिरा गांधी ने, हम कहते हैं उन्होंने डायरेक्शन बदल दिया। जिस भारत का एक फाउंडेशन था ही नहीं कि गरीबी की तरफ, उन्होंने कहा नहीं, लक्ष्य देश का जो है, एक महत्वपूर्ण लक्ष्य देश का, यदि तरक्की करनी है तो गरीबी का उन्मूलन होना है। तभी हम एक उन्नत राष्ट्र बन सकते हैं। तो पूरी देश की थिंकिंग प्रोसेस बदल दी उन्होंने। तो ये कैपेसिटी इंदिरा गांधी जी में थी। क्या ऐसे कोई और विलफुल लीडर्स उनके बाद हुए हैं जो इतने विजनरी रहे? आप और परिस्थितियां भी समय काल की परिस्थितियां होती हैं, लेकिन इतनी ही स्ट्रॉन्ग विल पावर और इतना ही क्विक ग्राफ्स और डिसीजन मेकिंग मेरिट जो है राहुल गांधी में है। लेकिन वक्त उनके साथ नहीं है। इज ही मिसअंडरस्टूड और मिसमैनेज्ड? देखिए, मेरा अपना मानना है कि 2009 में 10 में हमने देश के लिए ज्यादा सोचा, हमने पार्टी के लिए कम सोचा। यदि हम उस समय 9-10 में राहुल गांधी जी को ये मौका देते, इवन उनको एज कैबिनेट मिनिस्टर भी परफॉर्म करने का मौका देते, तो आज कांग्रेस के लिए इतनी दिक्कत नहीं होती। मनमोहन सिंह जी विलिंग थे, वो ऐसा नहीं थी। लेकिन सोनिया जी और राहुल जी का बिल्कुल दृढ़ मत था कि मनमोहन सिंह जी जिस दिशा की तरफ देश को नेविगेट, जिस तरफ ले जा रहे हैं, वो भारत के लिए वही रास्ता है। और यदि भारत को भविष्य में एक महाशक्ति बनना है तो इस रास्ते पर हमको चलना पड़ेगा। और उनकी नीतियों के वो प्रशंसक थे, कायल थे, और उन्होंने जो पार्टी इंटरेस्ट था उसको पीछे रखा, कंट्री इंटरेस्ट को आगे रखा। आप अंदाज लगाइए, आज हम कह रहे ना हम ये दुनिया की चौथी ताकत बन गए, हम तीसरी ताकत बन जाएंगे। से पहले 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की बात किसने कही? सबसे पहले जो डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उधर लेकर के गए ना, वही बुनियाद है जिस बुनियाद पर आज का भारत, आज की इकोनॉमी बन रही है। ये दूसरा वो नहीं है, उनकी बनाई हुई दिशा है, उसी दिशा से ये सब कुछ हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो आइडियोलॉजी थी कांग्रेस, वो अभी भी फॉलो करती है? हम 10 साल सत्ता में रहे, 10 साल सत्ता में रहते
कुछ बुराइयां आ गई। डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी डेवलप हो जाती है जो लास्ट का गवर्नमेंट का 1-1.5 साल रहा वो गलत वस्त रहा। उन्होंने उन संस्थाओं की से आए, उन संस्थाओं पे प्लान तरीके से लोग आकर के वहां बैठे और उन लोगों ने टाइम पर इस तरीके के जजमेंट दिए जो नहीं तो आज कहाँ है, आज कहाँ है मिस्टर राय, आज कहाँ है वो लॉस जिस लॉस को बताया गया। लेकिन सारे जितने भ्रष्टाचार के मामले थे वो मामले कहीं धरती पर थे नहीं। लेकिन यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ एक परसेप्शन बना दिया गया कि ये भ्रष्ट गवर्नमेंट है। यहाँ तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर भी कोल स्कैम में उनको भी दोषी ठहराया गया और कहा गया ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट। ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था बोफोर्स के समय से। आज इन सारे मामलों का कहीं कोई सिलसिला मिला? तो ये जो परसेप्शन बना दिया गया, पहले राजीव जी के खिलाफ बनाया गया, फिर सिस्टमेटिक तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बनाया गया, तो उसके कारण हम हारे और उसके गर्व से मोदी जी की गवर्नमेंट आई, प्लस 15 लाख रुपया हर खाते में डालना, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देना, आदि आदि जो है। अब ये जो कालखंड आया, ये बदलाव का आया। लोगों ने कहा भाई जब कांग्रेस के बाद जो है ये आए हैं, एक नई सोच का आया, तो लोग उस नई सोच को देख रहे हैं अभी और बड़ी होशियारी के साथ मोदी जी की नई सोच की बात कर रहे हैं। और उनके साथ मिला दिया गया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व की बात आप करें, हिंदुत्व प्लस राष्ट्रवाद। हर चीज में होने का राष्ट्र है, मतलब एक इस तरीके का वो बना दिया गया। क्या कांग्रेस में हिंदुत्व की बात होती है? एक बात बताइए, जवाहरलाल नेहरू जी इतने परफेक्ट इंटेलेक्चुअल थे, लेकिन वो अपने आगे पंडित क्यों लगाते थे? इसलिए लगाते थे क्योंकि उससे हिंदुत्व का बोध होता था। इंदिरा जी मालाएं पहनती थी, रुद्राक्ष माला पहनती थी, मंदिरों में जाती थी, तो हमारी लीडरशिप वे नेवर शाय ऑफ गोइंग टू द टेम्पल्स और ये वो, हम पूजा करते हैं, सब करते हैं, हम भी उतने ही हिंदू हैं। इन्होंने हिंदू को वोट का आधार बना दिया। ये हिंदू के आधार पर वोट मांगते हैं, हम कहते हैं नहीं, भारत के आधार पर वोट मांगो, क्योंकि भारत तो वो है जो 1947 में हमको मिला है और वो भारत बहुलवादी भारत है। वो भारत में विभिन्नताएं हैं, सभी जाति धर्म हैं, उनको लेकर के चलो। अब ये केवल हिंदू की बात करते हैं, तो ये एक प्रकार का दूध कैसा उफान है। अब कितने दिन तक इस कढ़ाई में ये उफान आएगा, कब ये बैठेगा और उसके क्या परिणाम होंगे, उसके हिंदू पे क्या परिणाम आएंगे, उसके देश पे क्या परिणाम बनेंगे, इट इज येट टू बी सीन। ये और उसके कुछ लक्षण प्रकट हो रहे हैं अभी, जो है वो एक अलग विषय है, उस पर वो लंबा विषय है, उस पर मैं आपको नहीं डालूं। दूध का उफान में इतने साल नहीं रहता है वैसे। नहीं, वो तो जितना टाइम मोदी गवर्नमेंट को हो गया है, पॉलिटिकल दूध है ना, तो 8-10 साल भाई, जब इतना बड़ा चेंज लोगों ने लाए, यूपीए के बाद जो है मोदी जी को लाए, तो ये एक बड़ा चेंज था, तो उस चेंज को लोगों ने अवसर दिया। 10 साल का अवसर दिया, 11वां साल है उनका। अब देखना है, अब लोग एनालिटिकली परफॉर्म देखना शुरू करेंगे। अब मोदी जी को कल्चरल नेशनलिज्म के तराजू से फायदा नहीं मिलेगा। अब भगवान राम मदद नहीं करेंगे, अब तो जनता राम मदद करेगी। वो देखेगी कि एनालिटिकली लोग जो है इस बार इनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे कि इससे देश को क्या फायदा हो रहा है, आम व्यक्ति को क्या फायदा हो रहा है, और इससे समाज के रूप में हमको सबको मिला करके क्या फायदा हो रहा है। तो ये जो 5 साल की परफॉर्मेंस होगी, ये परफॉर्मेंस जो है, अब इस परफॉर्मेंस में हमारी भी परीक्षा होगी
कि हम अपोजिशन के रूप में कैसा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या आपको लगता है अपोजिशन वीक है मोदी जी के अगेंस्ट? नहीं, अभी पर नैरेटिव ये है, अभी ये मीडिया तंत्र है। यदि आप माइनस फ्यू चैनल्स जो 90% व्यूअरशिप को कंट्रोल करते हैं, आप उनको निकाल करके देख लीजिए तो आप पाएंगे कि मोदी जी की परफॉर्मेंस क्या है। आप पाएंगे, आप केवल सोशल मीडिया को देख लीजिए, अभी चीजों को ट्विस्ट करके मोदी वही दिखाया जाता है। बहुत सारी चीजों को ढका जाता है, लेकिन वो सब चीजें हैं। लेकिन सोशल मीडिया में अब करीब करीब, बावजूद इसके कि भाजपा ने बड़ी ताकत सोशल मीडिया में झोंकी है, उन्होंने करीब, मैं समझता हूँ कम से कम 1-2 लाख तो उनके पास ऐसी फौज है जो क्विक रिस्पॉन्डर्स है, जिनको मैं अपनी भाषा में ट्रॉलर कहता हूँ, और वैसे दे आर क्विक रिस्पॉन्डर्स, जो है राहुल गांधी कुछ कहेंगे तो फटाफट पर दे देंगे। आपका जैसे ही मेरा ये आएगा उसके बाद वो क्विकली जो है वो अपना लग जाते हैं, रिस्पॉन्स करेंगे, और सारी चीजें टेढ़ी मेढ़ी सब वो करना, अपने तरीके से ढालना चीजों को, एआई का मिसयूज करना, ये सब चीज आप देखेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो है आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैच करीब बराबर आने लग गया है। करीब बराबर आने लग गया अपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी का जो है। ये केवल अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है एंड प्रिंट मीडिया है जो अब भी जो है उठे। लेकिन प्रिंट मीडिया में कभी ऐसा कहता है 1-2 लेख आ जाते हैं। सोशल मीडिया में तो आप भी बहुत एक्टिव हैं। हाँ, ठीक है, वो ठीक है। अब समय की डिमांड है। वो समय की डिमांड है, और फिर दूसरा ये है कि अब हमारे पास भी तो उम्र में कम समय है ना, तो हम भी जो कुछ अपनी समझ है उस समझ को लोगों तक भेजने का माध्यम। आप खुद यूज करते हैं सोशल मीडिया हैंडल या आपके पास टीम है? 1-2 लोग मदद, मेरी तो खाली वैसे एमेच्योर। पर आप खुद भी एक्सप्लोर करते हैं क्या चल रहा है मीडिया में आज? वो कोई प्रोफेशनल लड़के नहीं है। एंड वो दौर कैसा था जब आप उस टाइम से आए हैं जिस टाइम पे सोशल मीडिया का दौर नहीं था, टेलीफोन्स भी नहीं हुआ करते थे, चिट्ठियों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से सूचनाएं इधर उधर जाती थी। अब कैसे बदल गया नैरेटिव? अब तो आधा इलेक्शन तो सोशल मीडिया में ही लड़ा जाता है। तो बहुत ट्रांसफॉर्म हो गया। मैं तो कभी कहता हूँ, भगवान तूने कितनी हमारे साथ निर्दयता की। काश जिस समय मैं एमपी था उस समय टेलीविजन होता, उस समय पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स जो है लोगों तक पहुंचाई जाती। तो हम तो उस दिन रेडियो में कभी नाम आ गया तो बड़ा कृतार्थ समझते थे जब वो कहते ना, आप संसद समीक्षा सुनिए। हाँ, जब उसमें वो कहते थे वो हरीश सावत ने ये कहा तो लोग मुझको टेलीफोन, उन्होंने दूसरा टेलीफोन होता था, कहते थे वो आज तुमने ये कहा, जब दूर दूर से टेलीफोन करके लोग बात करते थे। तो वो दौर था, तो उस समय बहुत लिमिटेड स्कोप था अपने को एग्जिबिट करने का। आज यदि आप परफॉर्म करते हैं, अच्छा करते हैं, तो आपको अपने को दिखाने का और लोगों के देखने का बहुत बड़ा स्कोप है। बहुत और ये हेल्प करता है, तो इसको मैं पॉजिटिव मानता हूँ। ऑल्दो मलाल है कि हम इसका फायदा नहीं उठा सके करके, लेकिन इसके बावजूद ही ये पॉजिटिव वो है। और मगर इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। दुरुपयोग ये हो रहा है कि आप पार्लियामेंट में कुछ न जाइए, खाली एक कंट्रोवर्शियल बाइट दे दीजिए, तो पता चला 10 दिन तक आप न्यूज में छाए हुए। आज पॉजिटिव बाइट्स नहीं चलती हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं चलते। आपने एक नेगेटिव दे दीजिए, एक टेढ़ा स्टेटमेंट दे दीजिए, तो रातों रात आप
ऐसे ऐसे लोग चर्चा में आ जाते हैं कई दिनों पर। मैं भगवान से मैं कहता हूँ भगवान कितना निर्दयी है तू, ऐसे ऐसे लोगों को भी, इस देश के लोगों को सुनना पड़ रहा है कि ये भी कोई जीव है जिनमें मनुष्यता नहीं है। लेकिन वो लोग भी आज की मीडिया के वो है दौर है, इस दौर का फायदा उठा करके कभी कभी चर्चा में आ जाते हैं और भले लोग नहीं आ पाते। अब तो संत महात्माओं में भी जो तपस्या करने वाले लोग हैं, त्यागी तपस्वी जिन्होंने जीवन दे दिया अपना सतत्व को, जो है वो लोग चर्चा में नहीं है। ऐसे लोग चर्चा में हैं अकस्मात जो कुछ कंट्रोवर्शियल बातें कह देते हैं तो पता चला सारी दुनिया जो है उनके पीछे भाग रही है। ये है, ये सब है, ये सोशल मीडिया के दोनों के कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। तो कुछ लोग नेगेटिव भी उसका शोषण कर रहे हैं, कुछ हम जैसे लोग हैं जो पॉजिटिव यूज भी करते हैं। हमने इंदिरा जी की बात करी, लेकिन अगर हम इमरजेंसी की बात नहीं करेंगे तो थोड़ा अधूरा रह जाएगा। तो देश में इमरजेंसी लगना तो बहुत अनफॉर्चुनेट रहा ही, लेकिन क्योंकि आपने सिस्टम को बहुत क्लोजली देखा है, आप उसका पार्ट रहे हैं, गांधी फैमिली से आपका जुड़ाव भी काफी चर्चा का विषय रहा है, तो क्या उस वक्त ऐसी जरूरत थी, क्या रीजंस थे उसके पीछे? मैं जो कहने जा रहा हूँ उसके वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। और इंदिरा जी खुद रिग्रेट करती थी इस बात को। ये इस बात से जाहिर होता है कि यदि वो चाहती तो इमरजेंसी के साथ 1 साल और परसिस्ट कर सकते थे, यदि उनको केवल प्रधानमंत्री रहना होता। लेकिन वो इमरजेंसी के जो नेगेटिव एस्पेक्ट थे जब उन तक आने शुरू हुए तो इंदिरा जी जो है 6 महीने से इस प्रयास में थी कि अब इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया जाए। तो वो सब तैयारियां करते करते जो है इलेक्शन डिक्लेयर हुए। तो इसका मतलब है इंदिरा जी को जिस रूप में लोगों को दिखाया गया है वो रूप नहीं था। शी वॉज अ परफेक्ट डेमोक्रेट और शी वॉज नॉट हैप्पी। द डेमोक्रेट विद इन हर वॉज नॉट हैप्पी कि ये लगाया गया। अब उस समय की उसको परसीव करिए जो सिचुएशन थी, क्योंकि बांग्लादेश की लड़ाई के बाद महंगाई एकदम से शूटअप हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी भी बढ़ी और सब शूटअप हो गया। आंदोलन जगह जगह जो है आंदोलन चले, गुजरात में भी आंदोलन चले। जब आप बड़े नेतागण जयप्रकाश जी से भी कहलवा देंगे कि डोंट ओवे द गवर्नमेंट, आप आर्मी से कहने लग जाएंगे, आप पुलिस से कहने लग जाएंगे, तो किस दिशा की तरफ जा रहा था देश? अब जब अपोजिशन कल हम अपोजिशन है, आज हम यदि कल ये कहेंगे कि आर्मी शुड नॉट ओवे दी गवर्नमेंट ऑफ द डे, पुलिस शुड नॉट ओवे दी गवर्नमेंट ऑफ द डे, तो इससे क्या होगा? पर क्या परिस्थितियां थी, क्या कोई और तरीका भी था? और कोई तरीका नहीं था इसमें। जो है उन्होंने एक लिमिटेड पर्पस के लिए वो लगाई थी। जो गलती हुई है वो गलती हुई जब सेंसरशिप इंपोज की गई। काश यदि सेंसरशिप इंपोज नहीं की गई होती तो क्रिटिकल पार्ट गवर्नमेंट के आते रहते तो ये स्थितियां नहीं आती, जो है। इसलिए इंदिरा गांधी जी ने जो निर्णय लिया, शी वॉज compelled to do by the situation, circumstances created by the then government. I have a very high respect for जयप्रकाश नारायण जी, बल्कि उनके विषय में कमेंट करने की या उनके विषय में उनके व्यक्तित्व को एनालाइज करने की मुझ में कोई क्षमता नहीं है। मैं इतना क्षमतावान व्यक्ति नहीं हूँ और मैं बड़ा रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन उस समय उनसे उनके सहारे ये गलती की गई और उसकी वजह से कोई रास्ता नहीं रह गया था कि इमरजेंसी लगाई जाए, सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। और इसीलिए पहले 1 साल तक जो है इमरजेंसी बड़ी लोकप्रिय रही लोगों को चीजें सस्ती मिलने लगी, भ्रष्टाचार कंट्रोल हो गया, बहुत सारी चीजें उसके बहुत सारे पॉजिटिव्स आए। लेकिन जो सेंसरशिप के कारण
जो ज्यादतियां थी वो ज्यादतियां नहीं आई, विशेष तौर पर फैमिली प्लानिंग आदि को लेकर के जो ज्यादतियां हुई, हाँ, उसको लेकर के जो उस जोश में लोगों ने वो करवाया, उसके फॉल आउट हुए। और यदि आप उन फॉल आउट्स के अलग हटा करके देख लीजिए तो इंदिरा जी को ऐसा नहीं था। यदि लोग इंदिरा जी से घृणा कर रहे होते क्योंकि इमरजेंसी लगाई, तो वही लोग 2 साल बाद ये नहीं कहते इंदिरा लाओ देश बचाओ, और उस नारे में हरीश रावत जैसे लोग जिनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी वो भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं हो जाते। तो इसलिए इंदिरा जी के व्यक्तित्व को और इमरजेंसी के सर्कमस्टेंसेस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि डेमोक्रेसी इमरजेंसी ठीक थी, लेकिन कोई व्यक्ति ये भी नहीं कहेगा कि अनार्की जो क्रिएट की जा रही थी वो भी ठीक थी। और जो मिसयूज हुआ डेमोक्रेसी का, और विशेष तौर पर सेंसरशिप का जो मिसयूज हुआ, जिसके कारण जो है सूचनाओं का आदान प्रदान जो है सेंसर्ड हो गए, सब वो नहीं पहुंच पाए, तो उसके कारण जो है इंदिरा जी को सत्ता गंवानी पड़ी जो है। आपने वो दौर भी देखा जब हम उत्तर प्रदेश का पार्ट थे और तब लखनऊ से ये रीजन चला करता था। कहा जाता है कि अब दिल्ली से उत्तराखंड चल रहा है, क्या आपके इसमें विचार है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब उत्तर प्रदेश से चलता था तब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे। आज हम एक राज्य हैं जिसके अपने अधिकार हैं, लेकिन आज जो है हम अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, somebody else is using, और जो है दिल्ली से चल रहा है राज्य जो है। ये एक कुवृत्ति है। अब जब यूपी से चल रहा था तो हमने कहा दूर हो गया है, हमने कहा ठीक से नहीं चल रहा है, ठीक से नहीं समझ रहा है, तो इसीलिए तो राज्य मांगा जी। लेकिन आज जब दिल्ली से चल रहा है, बहुत सारी अभ्रंश हो रहे हैं, बहुत सारी गलत चीजें हो रही हैं, बहुत सारी गलत टेंडेंसीज पनप रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो इस राज्य को खोखला कर रही है। तो ये अब हमारे पास रास्ता क्या है करेक्ट करने के लिए? वहां तो रास्ता था जी, राज्य मांगा हमने अलग और हमको राज्य मिला, लेकिन आप कैसे ठीक करेंगे? अब तो केवल एक ही रास्ता है ठीक करने का कि जल्दी सत्ता बदलाव हो और फिर से करेक्ट पोजीशन में राज्य को रखा जाए। राज्य जैसा भी चले वो देहरादून से ही चलना चाहिए, मतलब राज्य की राजधानी से चले। मैं तो चाहूंगा कि वो गैरसैंण से चले, लेकिन जहां से है इस राज्य के अंदर जहां भी राजधानी रूपी चीज है वहां से चलना चाहिए। गैरसैंण का आपने जिक्र करा, समर कैपिटल गैरसैंण को अगर हम बना देते हैं, इसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या एडवांटेज होंगे? बल्कि एक चेंज, एटीट्यूड का चेंज। सबसे बड़ी बात तो यह है, देखिए देहरादून इज एज गुड एज दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, और इवन इनसे बेहतर था। देहरादून कभी भी, देहरादून तो हमारे जेम था। जैसे नैनीताल से पहाड़ नहीं समझा जा सकता है, मसूरी से पहाड़ नहीं समझा जा सकता है। पहाड़ देखा जा सकता है, उसका आनंद लिया जा सकता है, लेकिन उसको समझा नहीं जा सकता है, उसके दर्द को नहीं समझा जा सकता है, उसकी चुनौतियों को नहीं समझा जा सकता है। तो वैसे ही देहरादून है तो हमारा हिस्सा था, हमारा शहर है, लेकिन वहां से उत्तराखंड को नहीं समझा जा सकता। और जब आप समझेंगे नहीं तो आप गवर्न क्या करेंगे? खाक। इसीलिए ये 25 सालों के बाद लोगों के मन में निराशा है। क्या कोई और ऐसा स्टेट है जिसमें 2 कैपिटल्स हैं? हाँ है, यही पड़ोस में हिमाचल है, हमसे छोटा राज्य है, जम्मू कश्मीर है। यदि जम्मू कश्मीर ने जम्मू की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बनाया, तो हिमाचल ने जो है एरिया के अपने रीजनल बैलेंस के लिए बनाया। और हम तो कह रहे हैं उत्तराखंड की समझ के लिए तुम कैपिटल ऐसी बनाओ। लेकिन जब त्रिवेंद्र सिंह जी ने
इसको कहा ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो मैंने एक बात कहा, चलो एक कदम तो आगे बढ़े, लेकिन आज तो कदम भी मजाक हो गया। ग्रीष्मकालीन राजधानी जिस दिन से घोषित हुई उससे पहले तो वहां एसडीएम तब भी बैठता था, अब तो तहसीलदार भी नहीं बैठा है। तो आपने तो गैरसैंण की भी मजाक कर दी और उत्तराखंड की भी मजाक कर दी ग्रीष्मकालीन कह करके। कहाँ है ग्रीष्मकालीन राजधानी? गढ़वाल और कुमाऊं में हमेशा जो भी लीडर्स रहे हैं, लोगों का हमेशा ये आरोप रहा है, गढ़वाल के अगर नेता हैं तो वो चाहते हैं ज्यादा डेवलपमेंट गढ़वाल में हो, कुमाऊं के नेता हैं तो वो चाहते हैं ज्यादा डेवलपमेंट कुमाऊं में हो। तो इस तरह का एक डिसएग्रीमेंट सुनने को मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये देखिए, ये अतीत की कहानियां हैं कि जब गोविंद वल्लभ पंत जी बने जी, तो गोविंद वल्लभ पंत जी के समय में जो है उन्होंने नौकरी में इधर उधर जो है गढ़वाल से कम लगे, कुमाऊं से ज्यादा लोग लगे नौकरी में, क्योंकि उनके लिए रिश्तेदार नातेदार पहुंच सरल होती थी। तो तब से एक धारणा लोगों की बन गई। लेकिन मैं समझता हूं ऐसा किसी ने नहीं किया और न ऐसा किया जाना संभव है। ये जरूर हुआ कि उत्तराखंड की समझ नहीं, जब तक आप पूरे उत्तराखंड को समझोगे नहीं। आपने मुख्यमंत्री तो बना दिया, मुख्यमंत्री बनने के बाद लोग समझ रहे हैं कि उत्तराखंड क्या है, कैसा है, हर जिले की क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्या दिक्कतें हैं, किस तरीके से वहाँ की ज्योग्राफिकल या फिजिकल कंडीशंस क्या हैं। तो हमारे राज्य के जितने मुख्यमंत्री हुए उनमें भगत सिंह कोश्यारी जी कुछ सीमा तक, और मेरे अलावा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने पूरा उत्तराखंड देखा हो, भ्रमण किया हो, जो यहाँ की हर नदी घाटी ऊंचे डांडे कांडे में सब जगह गया हो जो है। तो जिन्होंने उत्तराखंड को देखा ही नहीं, पूरा अंदर तक समझा ही नहीं उत्तराखंड को, तो वो विकास का खाका क्या खींचेंगे। इसलिए हर मुख्यमंत्री के समय में कुछ न कुछ असंतोष झलका है, कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाए, और उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा, और उसका निदान लोगों ने बदलाव के रूप में दिया। लेकिन वो बदलाव जो है राज्य के लिए उतना फायदेमंद नहीं हो रहा। आप मिडवे यदि मुख्यमंत्री बदलेंगे तो अस्थिरता आएगी, तो अस्थिरता का नुकसान भी जो है राज्य को उठाना पड़ रहा है। आपके टाइम में क्योंकि हमने बात करी कि दिल्ली से, ये कहना सही होगा कि दिल्ली से उत्तराखंड चल रहा है आज, आपके टाइम पे डिड दिल्ली एवर ट्राई टू कंट्रोल उत्तराखंड और टू ट्राई टू इंटरफेयर इन द डिसीजन मेकिंग? नेवर। मैंने आने से पहले जब मैं सोनिया जी के पास गया तो उन्होंने कहा, हरीश हमको एक तुमसे उम्मीद है कि तुम रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन का काम, एक बड़ी आपदा आई, बर्बाद हो गया सारा उत्तराखंड, उसको तुमको रास्ते पे लाना है। केदारनाथ आपदा की हम बात करते हैं। दिस इज द ओनली एक्सपेक्टेशन विच आई हैव, मैं समझती, और इसको करना है तुमको, जाओ, हमारा पूरा वो है। जो फैसले लिए हमारी कैबिनेट ने लिए, और इसीलिए लॉन्गेस्ट कैबिनेट मीटिंग्स, मैक्सिमम कैबिनेट मीटिंग्स हमारे समय में हुई है। तो कई लोग ये कहते हैं कि हरीश रावत ने खुद निर्णय लेता था, नहीं, मैंने हमेशा अपने निर्णय के साथ आइडिया भले ही दिए हों, लेकिन निर्णय जो है सब कैबिनेट ने लिए। इसीलिए लंबी लंबी कैबिनेट मीटिंगें हमने की और बहुत सारी कैबिनेट मीटिंगें की। टॉप 3 बोल्डेस्ट डिसीजन जो आपने एज ए सीएम लिए हों? पहला तो ये था, जब आपदा के बाद, केदारनाथ आपदा के बाद, लोग कहते थे कि 10 साल केदारनाथ यात्रा नहीं हो सकती है। पीपल वर ऑन रिकॉर्ड, उस समय के चीफ मिनिस्टर रिकॉर्ड में थे, और लोग समझते थे 3-1 साल बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा भूल जाओ। मैंने निर्णय लिया आते ही कि मैं कब तक जिस कमरे में हूं उसी में रहूंगा जब तक जो है मैं 4 धाम यात्रा प्रारंभ नहीं कर देता और जो है रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन का वर्क पूरा नहीं कर देता। मैंने और ये भी निर्णय लिया कि इसी साल हम यात्रा को रोकेंगे नहीं, जिस रूप में भी होगी हम यात्रा को प्रारंभ करेंगे।
मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर टू द ब्यूरोक्रेसी कि भाई करो, अभी यात्रा प्रारंभ करो। वो काम करवाया जैसे जैसे नॉर्मल यात्रा होती है, तीर्थ पुरोहितों, पन्ना पुरोहितों, इन सब के सहयोग से किया और यात्रा को प्रारंभ करवाया गया, जो है नंबर 1। दूसरा, जो पदों को, नौकरियों का था मामला, केवल पब्लिक सर्विस कमीशन था यहाँ। भाई कहाँ से करें, कैसे करें, कैसे भरे जाए? तो मैंने एक साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया। मैंने जो प्राविधिक बोर्ड था उसको मैंने भर्ती की अनुमति दी और मेडिकल चयन बोर्ड बनाया, शिक्षा चयन बोर्ड बनाए और ये सब बोर्ड बना करके मैंने भर्तियां स्टार्ट करवाई। और उसका परिणाम था कि हमने फर्स्ट 2.5 ईयर में ही 32,000 लोगों को नौकरियां दी, काम दिया। 32,000 SSC के थ्रू। इट वाज टोटल जितना उत्तराखंड के अंदर रिक्रूटमेंट हुआ था उसका हाफ वाज डन जो है हमारे 2-2.5 साल के। एंड इट इज ऑन रिकॉर्ड। इट इज ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड। ये वो कहीं और थोड़ी है, वो तो है, आज भी काम कर रहे हैं राज्य के अंदर जो है। और 18,000 लोगों का अध्याचन किया, जिस अध्याचन को अब भी ये फॉलो कर रहे हैं। जो अभी भी हो रहे हैं, ये कर नहीं पा रहे हैं उनको, ये वो 18,000 जो अध्याचित पद उस समय के हैं, ये वही पद हैं। एंड व्हाट वाज द थर्ड? जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार बहाल की थी जी, तो हमारे सामने 2 निर्णय थे, 2 रास्ते थे। एक रास्ता था चुनाव में जाए, एक रास्ता था कि हम जो बजट हमने बनाया है, वो किया है, हम उसको इम्प्लीमेंट करें। और यहां मैं गलत निर्णय ले गया। हमको चुनाव में जाना चाहिए था। हमने निर्णय गलत लिया कि नहीं, हम बजट को इम्प्लीमेंट करेंगे, सरकार चलेगी, विल कंप्लीट, हम टर्म पूरा करेंगे। जो टर्म पूरा करेंगे वाला था, भाजपा को 6 महीने मिल गए, उन्होंने जो है हमारी गवर्नमेंट की इमेज को पूरी तरीके से ब्लड कर दिया, मेरी इमेज को पूरी तरीके से ब्लड कर दिया। तो वो फिर उत्तर प्रदेश से जो सांप्रदायिकता की हवा चली, तो उसमें 2017 का चुनाव वो जीत करके चले गए जो है। तो तीसरा निर्णय जो बोल्ड निर्णय था, वो निर्णय ये था कि हमने राज्य हित ये समझा। हमने निर्णय ये लेना था कि हमारा चुनावी हित क्या है। चुनावी हित ये था कि हम भंग करें और चुनाव में जाएं सीधे, जो संपत्ति है और उसका लाभ उठाएं। हमने उसके बजाय हमने कहा कि हमने जो बजट बनाया है, हम उस बजट को इम्प्लीमेंट करें, और ताकि 2017 में हम उसको और बेहतर तरीके से जो है चीजों को आगे बढ़ा सकेंगे और जल्दी हो जाएगा। क्योंकि हमने 2 मेजर वादे किए थे लोगों से। एक मेजर वादा किया हमने चुनाव के वक्त में, चुनाव से कुछ पहले, ये कहा कि हम पर कैपिटा इनकम को न्यूनतम गारंटी के साथ जोड़ेंगे, और उस न्यूनतम गारंटी के अंदर जो है हम कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसकी वार्षिक आय जो है, वार्षिक आय को हम अमुक पीरियड तक इतने लाख तक नहीं पहुंचा देंगे करके। दूसरा हमने जो मेजर वो निर्णय लिया था, वो था 2020 तक हम गैरसैंण के अंदर राजधानी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जितनी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सारा बिल्ड कर देंगे, और 2022 में तक हम जो है गैरसैंण राजधानी को स्टार्ट करवा देंगे। तो ये 2 चीजों के जो बड़े वादे थे हमारे, इसके लिए बहुत आवश्यक था कि हम 1 साल जो हमारे पास है उसका यूज करें और नीतियों को ठीक से इम्प्लीमेंट करें। उस 1 साल का हमको नुकसान पड़ा, हम सत्ता से बाहर रह गए। और यदि उस समय चुनाव होता तो उत्तर प्रदेश की सांप्रदायिकता की आंधी का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता ना, अलग चुनाव होता ना राज्य का।
तो उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव हुआ और उसका नुकसान हमको चुनावी हार के रूप में देखना पड़ा। तो ये है तो थर्ड टू वेर पॉजिटिव, हमारे लिए पॉजिटिव रहे, राज्य के लिए पॉजिटिव रहे। वन वॉज आई रियली लाइक आपने कैसे दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव बताया, बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट होता है अपने नेगेटिव्स गिनाना, एंड आई रियली एडमायर दैट। हमने उत्तराखंड राज्य बनाने का सपना देखा, सपना साकार भी हुआ, लेकिन अभी भी हमारे स्टेट में जो मेजर 3 प्रॉब्लम्स हैं वो सेम ही है। अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर का अभाव है, एजुकेशन भी अभी बहुत सारे गांवों तक नहीं पहुंची है। तो इसमें आपका क्या टेक है? हमने जिन सपनों के साथ और जिस सोच और जिस नारे के साथ राज्य को प्राप्त किया, उसका ठीक उल्टा जिस दिन हम राज्य बने उस दिन से स्टार्ट हो गया। आपने स्टेटस कोइस्ट को पहला चीफ मिनिस्टर बना दिया। जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, ही वाज नॉट मैन फॉर चेंज, वो स्टेटस कोइस्ट थे। दूसरे भी चीफ मिनिस्टर स्टेटस कोइस्ट बन गए, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश मॉडल को ही सबसे आदर्श मॉडल मानते थे। नरेंद्र जी का विकास पुरुष थे, तो उनका विकास उत्तर प्रदेश ही तो था ना, जिससे आपने अलग हुए। तो वो उनका मॉडल कैसे आप मॉडल फिट आता? वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। तो क्या वो ऑक्सफोर्ड के प्रिंसिपल के लायक तो थे, लेकिन प्राइमरी स्कूल के उत्तराखंड जैसे प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य के लायक नहीं थे, जो है आपने उनको प्रधानाचार्य बना दिया। तो ये आप लगातार जो आपका स्लोगन था, जो सपना था, जो दिशा राज्य आंदोलन के वक्त में आपने निर्धारित की थी राज्य की, मंडवा झुमरा खाएंगे, कोदो खाएंगे, तो आपने उससे विपरीत दिशा की तरफ आप उत्तर प्रदेश की कॉपी बने। आज का राज्य क्या है? ये उत्तर प्रदेश की कॉपी है। अब तो दिल्ली की भी कॉपी हो रहा है। तो क्या हमारे सिस्टम की कमी है या हमारे विजन में कमी है? हमने गैरसैंण, ये इसलिए नहीं कि पहाड़ के बीच में है, हमने गैरसैंण के साथ ग्रोथ के नए सेंटर, इकोनॉमिक ग्रोथ के नए सेंटर्स को डेवलप करने का विजन रखा। हमने उसके साथ सब लोगों को जोड़ा, हमने नारसन वाले को भी, जसपुर वाले को भी जोड़ा। उससे कहा कि इससे नए ग्रोथ सेंटर मिलेंगे, विकास के नए रास्ते एरियाज निकलेंगे और उसमें तुम अपना पूंजी निवेश कर सकोगे, तुमको इसका लाभ मिलेगा। उसको उसके लाभ के साथ हमने जोड़ा गैरसैंण कैपिटल के साथ, जो है। लेकिन लोगों ने उसको अस्वीकार कर दिया। चाहे ठीक है, सांप्रदायिकता के हवा में आधी में आ गए लोग, किसी में आ गए, लेकिन मॉडल से अलग। तो आप अब आज सवाल करते हैं उत्तराखंड के लोग कि साहब वो क्या उस रास्ते पर चल रहे हैं हम, या वो हो रहा है? और जो एक असंतोष है लोगों में, एक प्रकार की चिंता है लोगों के अंदर, वो चिंता का कारण यह है कि आपने बेसिकली मॉडल ही गलत पकड़ लिया ना। जिस मॉडल के खिलाफ आप अलग हुए, उसी मॉडल को आप अपने वहां लागू कर रहे हैं। हमने केवल 3 साल बदलाव लाए, हम उस मॉडल की सोच से जरा सा डिफरेंट, दैट वाज नॉट, और इतना नहीं है, इतना रेडिकल चेंज नहीं था। हमने भी स्लोली चेंज लाना प्रारंभ किया, ताकि एकदम से ऐसा भी न लगे कि सब चीजें डिसओरिएंट हो जाए, सब चीजें गड़बड़ा जाएं। हमने उसके बजाय धीरे धीरे उसमें वो चेंजेस लाने शुरू किए, लेकिन वो चेंजेस केवल 3 साल तक सीमित रह गए। मैंने 2017 में तो लोगों ने मुझसे कहा आप हार गए, मैंने कहा मैं 2 साल बाद कमेंट करूंगा, और 2 साल बाद मैंने अपने फेसबुक में लिखा कि आज मुझको इस बात का दुख है कि मैं चुनाव हारा। लोकतंत्र में जीत हार होती रहती है जी। हाँ, मैंने कहा 2017 में मैं चुनाव हारा था, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि अब मैं नहीं हारा हूं, उत्तराखंड हारा है। और आज जो कुछ मैंने 2019 में कहा, आज वो और ज्यादा गंभीर खतरे के रूप में साबित हो रहा है, बल्कि हम एक विफल राज्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं।
मैं बहुत भारी मन से इन बहुत भारी शब्दों को कह रहा हूं, और मैं जानता हूं जिन शब्दों में कह रहा हूं उसका क्या मतलब है। ऐसा क्यों आपने कहा? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो इस राज्य के खिलाफ है। तो कैसे सही किया जाए? जब तक आपकी सोच सही नहीं होगी, आपका डायरेक्शन सही नहीं होगा। आप हर चीज वो कर रहे हैं जिससे यहाँ की इकोलॉजी बिगड़ेगी, जिससे यहाँ की इन्वायरमेंट बिगड़ेगा, जिससे यहाँ की संस्कृति बिगड़ेगी, जिससे यहाँ के लोगों का जो है अपनी पहचान मिटेगी। आपने जमीनें सब बिकवा दी। क्या नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है जिसके जरिए यदि कहा जाए कि यहाँ की संस्कृति, आज हुड़दंगिया संस्कृति उत्तराखंड के अंदर लागू हो रही है। मैं वापस स्टूडेंट लीडरशिप की तरफ जाना चाहूंगी, जहां से हमने देखे हैं कि चाहे योगी आदित्यनाथ हैं, चाहे रमेश पोखरियाल जी हैं, इस तरह के बहुत सारे लीडर्स हैं, चाहे रामविलास पासवान हैं, इस तरह के बहुत लीडर्स स्टूडेंट यूनियन से निकले थे। लेकिन आज के दौर में ये दिखाई नहीं देता है। लोग, जो यंग पॉपुलेशन है, वो क्यों आगे नहीं आ रहा है? ये एक चिंता का विषय है। इवन यूथ कांग्रेस में, मैं तो अपने संगठन में भी देख रहा हूं, पहले यूथ कांग्रेस के माध्यम से बहुत सारी लीडरशिप निकलती थी, आज नहीं आ पा रही है। लास्ट हमारी जो लीडरशिप निकली है वो 2012 में निकली है। हालांकि बॉबी पवार जैसे नेता उभर के आ रहे हैं, पर ये इक्का दुक्का नाम है। बिना सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के, बिना ग्रेजुएशन के आपको हम यदि किसी क्लासरूम में पढ़ाने के लिए खड़ा कर देंगे तो आप फेल हो जाओगे। तो जो नेता निकल करके भी आ रहे हैं, उनकी सामाजिक समस्याओं के साथ जूझने की और समझने की, उत्तराखंड को समझने की ग्रेजुएशन तो हो ही नहीं रही है। तो आप कह रहे हैं कि यंग लोग जो हैं उत्तराखंड में, वो समस्याओं को नहीं समझ रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हैं। उनमें एक रचनात्मक सामाजिक कार्यकर्ता के गुण अपने में पैदा ही नहीं कर रहे हैं। वो समाज के दर्द को समझ ही नहीं रहे हैं। उनमें से कितने लोग हैं जो अपने गांव में जाकर के जो है श्रमदान करते हैं, जो वहाँ की सामाजिक यूटिलिटीज हैं उनको ठीक करने का काम करते हैं। कितने लोग हैं ऐसे जो किसी गरीब के घर के लड़की की शादी है तो उस शादी में जरा सा हाथ बटा करके उसकी मदद करने का काम करते हैं। जब तक आप समाज के दर्द को नहीं समझेंगे तो केवल युवा होने के नाते एक आध नारा निकाल करके आप एक फुलझड़ी तो बन सकते हैं, लेकिन आप जो है लैंप नहीं बन सकते, लैंप पोस्ट नहीं बन सकते। यदि आपको लैंप पोस्ट बनना है तो फिर आपको फुलझड़ी वाली आदत छोड़नी पड़ेगी। मैं महिला के परिप्रेक्ष्य में भी बात करना चाहूंगी। आपके दौर में आपने देखे हैं कि तमिलनाडु से जयललिता हैं, उमा भारती हैं, सुषमा स्वराज जैसे बड़े लीडर्स हमने देखे हैं। इंदिरा गांधी अपने आप में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का एग्जाम्पल है। लेकिन आज के डेट में रिजर्वेशन तो हो गया है, वुमेन रिजर्वेशन हो गया है, लेकिन औरतों की, अभी वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत लो है, या अब नहीं देखने को मिलता है। पहले क्या होता, जब तो कोई महिला सामाजिक जीवन में आती थी तो सारे लोग उसके लिए कैसे उसके रास्ते को फैसिलिटेट किया जाए और उनको कैसे अवसर दिया जाए। हम माइक पर भी देखते थे, उनको जैसे बुलाना हो तो उनको ऐसे समय में बुलाते थे जिस समय ऑडियंस सुनने के लिए इच्छुक हो, ताकि वो महिला नीति के रूप में विकसित हो सके। आज वो बातें नहीं रह गई हैं। आज वो बातें नहीं रह गई हैं कि पहले जो ब्लॉक प्रमुख से लोगों के दर्द, लोगों की समस्याओं को, गांव की समस्याओं को जानबूझ करके समझ करके आती थी, ब्लॉक प्रमुख बनती थी। अब आज ब्लॉकों में तो सब जगह अर्निंग के स्रोत बन गए सब। आज धन कमाऊ प्रवृत्ति ज्यादा हो गई है जी। मुझे तकलीफ इस बात की है कि उत्तराखंड के अंदर चीजों को समझने, ग्रहण करने, उसके अनुसार अपने को ढालने का पूरा नजरिया ही बदल गया है। उस नजरिए को जब तक आप पूरा यू टर्न नहीं देंगे, पूरा नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी दिशा सही नहीं हो सकती है। तो वो महिला लीडरशिप में भी नहीं, तो हमारे पास बहुत कैपेबल लोग हैं। विधानसभा में
आए तो तुम उसको बोलने का अवसर दो ना ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी को वो कर सके, मजा सके। अब आप करेंगे नहीं। आपके बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, आपके बहुत सारी प्रोसीडिंग्स मैंने देखी हैं, आपको बोलते हुए सुना है काफी बार। आप हमेशा बहुत काम और कंपोज मुझे दिखाई देते हैं। आप स्पिरिचुअली बहुत अवेयर हैं, आप कोई प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन, ऐसा कैसे है जो आप इतना पेशेंस प्रैक्टिस कर पाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नापसंदगी छोड़ दी, बस सबकी बातों को पसंद करता हूँ। यदि आप लोगों की बातों को पसंद करना शुरू करेंगे तो फिर आपके गुस्सा कहाँ से आएगा? गुस्सा तो नापसंदगी से आता है। तो मैंने पसंदगी को अपना स्वभाव बना लिया है। तो मैं एडमायर द क्वेश्चन। आपने इतने सवाल किए, मैं आपके सवालों की गहराई की प्रशंसा कर रहा हूँ। अपने मन में सोच रहा हूँ कि यार ये तो बहुत ही विदुषी हैं और मैं उस अनुसार तैयार होकर के नहीं आया हूँ। इसी पे मैं आपके एक कंट्रोवर्शियल स्टिंग पे बारे में बात करना चाहूंगी। यूट्यूब पे हमने देखा, सबको पता है कि क्या हुआ था, लेकिन आपके मुंह से मैं एक बार, क्योंकि हम आपकी जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बार वो भी बता दीजिए कि क्या वो कंट्रोवर्सी रही है, क्या वो स्टिंग रहा है, क्या सच्चाई है उसमें? अभी भी मामला कोर्ट में है। अच्छा। तो इसलिए मैं उतना तो नहीं बता सकता जी, मगर मेरे पहाड़ीपन का खुद शोषण हुआ। तो स्थिति ऐसी की गई, मुझे ट्रैप करके, और कभी कभी आदमी को मूर्खता की भी कीमत देनी पड़ती है। जिस जगह वो थे उस जगह वो कैसे आए, ये सवाल उठना चाहिए थे मेरे मन में। ये तो यहाँ आ ही नहीं सकते थे, तो इसका मतलब है somebody had facilitated कि वो वहां तक पहुंचे। तो मुझे शक होना चाहिए था, तो उसी की कीमत मैंने चुकाई, मैं चुकाई। और वैसे उस स्टिंग में कुछ नहीं है, एक साधारण बातचीत है जैसे मैं आपसे कर रहा हूं। जी। मेरी सरकार उसी समय गिरी थी और जो लोगों ने सरकार गिराई थी उनसे उनके कुछ इतना तो मैं मालूम था दोस्त यार। मैंने कहा तुम आवाए, जब मैंने कहा सरकार गिर गई तो उसने स्टार्ट ही ऐसा किया कि विजय बहुगुणा महापापी दुष्ट भ्रष्ट, ये तक कह दिया कि उसका लड़का जो है दलाली करता था, चीफ मिनिस्टर हाउस दलाली का घर बन गया, ये बन गया, सब बन गया। तो उसके जरिए जो है मेरी क्यूरियोसिटी भी जग गई और मैं उससे बातचीत में इंगेज हो गया। तो होते होते उसने पलटा, वो कहता है मुझसे कि, और पैसों की बातचीत भी होने, हाँ, वो पैसे की कुछ बातचीत नहीं हो रही ना। वो कह रहा, वो खुद ही तो कह रहा है मैं दूंगा करके, मैं तो नहीं कह रहा हूं ना। यही तो मेरी उत्तराखंड वालों से शिकायत है कि आप जो है चीजों को समझे बिना, तुमने उसके मुंह से वो जो कुछ कह रहा है या भाजपा जो कुछ कह रही है उसके उससे से देखा। जो व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास 1 करोड़ भी नहीं है सरकार बचाने के लिए, वो कह रहा है मुझको मैं बचा दूंगा, तुम करो, इतना करो। मैं कह रहा हूं मेरे पास है नहीं। इसको किसी ने नोट नहीं किया, nobody has appreciated that point। और वो उसके बाद कह रहा मैं ले आऊंगा। तो जब वो ले आऊंगा कह रहा है, गले पड़ जाए कोई, तो मैं टालने के लिए कह रहा हूं हाँ ले आना, बाद में मुझसे ले जाना। तो ये क्या हो गया? कोई आदमी यदि मेरे पास आ रहा है, कह रहा है साहब व्हाइट हाउस बेच रहा हूं मैं, मैं कह रहा हूं ठीक है, बेच देना, बेच दो, मेरे नाम पर कर देना, जब नाम पर कर दोगे तो मुझसे ले जाना। तो इसमें है क्या? व्हाट इज इंटरेस्टिंग? तो मैंने टालने के लिए ये कहा अच्छा आओ यार, जो करोगे जो नहीं करोगे तो बाद में। आया था, आप फोन पे भी बातचीत करते हुए नजर आए। नहीं, मैं जिससे बात कर रहा हूँ उस व्यक्ति से मैं यही तो कह रहा हूँ ना
कि आओ यार, फिर आओ, चलो आओ, जो है इधर आओ, फिर देख लेना जो है। आप कह रहे थे कि गुस्सा बहुत गुस्सा आया है आपको। हाँ, मैं आँख बंद कर लूंगा, चलो यार। हाँ, तो बहुत नाराज लग रहे हो, क्योंकि वो व्यक्ति कह रहा है ना, ये नहीं करने दिया मुझको, वो नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, तो उधर की बात तो कोई सुन नहीं रहा है, मेरी बात सुनाई दे रही है। तो मेरी बात में मैं उसको टालने के लिए कह रहा हूँ कि भाई चलो आना, फिर मैं नहीं देखूंगा। आरक्षण थे। अच्छा, वो आरक्षण जी थे, वो आरक्षण जी थे, तो वो बहुत सारी शिकायतें कर रहे थे, बहुत सारी। तो टालने के लिए मैंने कह दिया उस बात को, इसीलिए मैंने बोला आप बहुत काम और कंपोज नजर आते हैं। इसीलिए उस स्टिंग में भी मैं लास्ट में ये कह रहा हूँ उसे कि देख भाई, जो है जो करना अपने आप करना, मैं तो कुछ देना, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, जो करना। उसको कोई किसी ने नहीं देखा जब तक, लेकिन मुझे उनसे भी कोई शिकायत नहीं। जब रहना इन्हीं के साथ है तो उनसे भी कोई शिकायत नहीं है। उन बुद्धिजीवियों से भी मैं आज सवाल नहीं कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है करके। सारी नदियां, नाले सब खुद गए हैं। शराब और नशे में सारा उत्तराखंड मदमस्त हो गया है। ये जो नशा उत्तरकाशी तक पहुंच रहा है या दूसरी जगह तक पहुंच रहा है, ये क्या केवल किस बिना संरक्षण के पहुंच रहा है? जरा सा गलती को लोगों ने इतना ताड़ बना दिया कि हमको दंडित करने की सोची। और आज जो कुछ हो रहा है उस पर इस उत्तराखंड की आत्मा क्यों नहीं जाग रही है? इन बुद्धिजीवियों की आत्मा क्यों नहीं जाग रही है? क्या ठीक हो रहा है सब कुछ जो कुछ हो रहा है? सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन उत्तराखंड तो रहना चाहिए ना। हमने इंदिरा जी से स्टार्ट किया था, मैं इंदिरा जी पे ही बात खत्म करना चाहती हूँ कि एक फोटो आपकी बहुत वायरल है जिसमें आप इंदिरा जी बैठी हुई हैं और आप ऐसे करते हुए उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो क्या वाकया था? नीता के साथ बहुत सारे ऐसे, जब यहाँ आई थी वो 79 में ये दौरे पर आई थी, तो उस दौरे में जो है मेरी माँ उनके लिए चाय लेकर के आई। बतरोस खान हमारे गांव के जो है, तो माँ ने चाय दी उनको गिलास में। वो गिलास गर्म थी। उन्होंने कहा एक गिलास तो बहुत गर्म हो रही है, चाय बहुत गर्म है ये। तो माँ ये तो नहीं समझ पाई, गर्म शब्द समझ पाई। तो उन्होंने कहा ठंड बहुत है बाहर, इसको धोती से पकड़ो, कह रही माँ। माँ कह रही है धोती से पकड़ो। उनसे मतलब जो हमारा कल्चर भी है, हाँ, इससे पकड़ो इसको पकड़ो। खैर मैंने रुमाल, तो खैर चाय पी उन्होंने। तो माँ मेरी सिफारिश कर रही है और वो चाय अच्छी है कह रही है न, वो पहाड़ी में बोल रही है। अच्छा। और वो हिंदी में बोल रही है, न उनकी बात वो समझ पा रही है, न उनकी बात वो समझ पा रही है। तो ऐसे भी आते हैं, कभी लीडरशिप में देखने पड़ते हैं। अब वहाँ इन्होंने सारे डांग बंगले बंद कर दिए थे। इंदिरा जी को हम फ्रेश होने के लिए कहीं ले जाना चाहते थे, नहीं गए। तो अंत में कॉल ऑफ द नेचर तो कंपेलिंग होती है। जब हम जरा सा मैदान में घुसे तो उन्होंने कहा गाड़ी रोको, सब गाड़ी रोको, तुम लोग पीछे रहो, मैं आ गया। अब हम समझ गए कि ये टॉयलेट जाना चाह रही है करके। तो हम लोगों ने पत्थर निकाले इधर उधर से। पहले वहां खूब पत्थर फेंके, क्योंकि रात का वक्त था, जंगली जानवरों का डर था। तो पत्थर फेंके। पहले तो समझ नहीं पाई, जब समझी तो हंसी, बोली नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, अब भाग गए होंगे सब। तो अब सब 4-5 लड़के थे, हम लोगों ने खूब दूर दूर तक पत्थर फेंके जो है। तो ऐसी भी क्षण आए जो है, तो ये आते हैं। आप सेटिस्फाइड हैं? आपने अपनी लाइफ का इतना टाइम, इतना एनर्जी कंट्रीब्यूट किया है पॉलिटिक्स को। जब आप अकेले बैठते हैं आज, तो क्या चिंतन करते हैं इस विषय में? हाँ, मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ कि जितनी मेरे में योग्यता नहीं थी, मैंने उससे कुछ ज्यादा ही अर्जित किया। और हाँ, जितनी मेरी क्षमता थी, मैंने उस भर हमेशा जो है काम किया। उसमें कहीं कोई कोताही, जो भी काम मुझको मिला, मैंने उस काम को पूरे अपनी समझ से, मेरी जितनी समझ है
उस समझ के हिसाब से मैंने द बेस्ट जितना मैं कर सकता था वो किया है। तो इसलिए मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है, लोगों से भी कोई बड़ी शिकायतें नहीं है, ये छोटी छोटी शिकायतें हैं। जैसे मैंने अभी स्टिंग पर कहा कि उत्तराखंड के बुद्धिजीवियों ने मुझको ठीक परिप्रेक्ष्य में नहीं समझा, जरा सा स्लिप ऑफ द टंग, जो मैं अपनी उलझन से बचने के लिए कह रहा हूं ना, जो एक नेता को सामान्य तौर पर नहीं कहनी चाहिए, तो उसको लेकर के इतना बड़ा बवंडर लोगों ने मचा दिया। उसमें मेरे इतने साल के सारे वार विपार सब समाप्त हो गए, सब जो है। तो ये है। हाँ, बाकी आई एम हैप्पी मोर देन हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी बातें आपके बारे में सीखने को मिली और इंदिरा जी के दौर के बारे में इतना कुछ सीखने को मिला, क्या एनर्जी रहती है पॉलिटिक्स की, एंड कैसे छोटे से गांव से आप निकल के कैबिनेट तक एंड फिर मुख्यमंत्री बनने तक का आपका सफर रहा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच।